Assalamualaikum. Welcome to Accounting Home. So now we are starting our economics chapter number 2, that is making return to the shareholders. So this all chapter is about shareholders. So let's start our story of shareholder. सबसे पहले ये एक सिंपल इसको एक स्टोरी के तौर फॉर्म में लेके चलें. इट्स टू सिंपल एंड टू इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंपनी जो होती है वो अपने कैपिटल का कुछ पोर्शन, कैपिटल हमारी कंपनी में वो होता है जो हम लोग अपनी कंपनी में बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से जो है हम लोग अपने पूरे साल के बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उस पैसे से, और फिर लास्ट पे हम लोग उन्हीं पैसों से यानी कि हम लोग प्रॉफिट जो है वो रिटेन करते हैं आफ्टर डिफरेंट यानी कि बिजनेस ऑपरेशन, सेल और परचेजेस के बाद. ठीक है ना. तो जो बेसिकली कंपनी जो होती है वो अपने कैपिटल का कुछ पोर्शन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिज़र्व करवा देती है, और वो जो कैपिटल का पोर्शन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रखवाती है उसको हम कहते हैं शेयर्स. ठीक है ना. तो अब स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट लोग आते हैं यानी कि पब्लिक आती है और वो उन शेयर्स को ख़रीदती है. तो उन शेयर्स को ख़रीदने वालों को फिर हम कहते हैं शेयर होल्डर्स. ठीक है. अब शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली शेयर होल्डर्स होते हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होता है आफ्टर बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक हो गया. देन हमारे पास आता है कि उन्होंने शेयर्स ख़रीद लिए शेयर होल्डर्स ने. बिज़नेस ने अब सारा साल उस कैपिटल के साथ, या जो कैपिटल बिजनेस ने खुद कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था वो, और जो शेयर होल्डर्स ने या एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था वो, उन सबको मिला के जुला के बिज़नेस ने सारा साल ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है. लास्ट पे बिज़नेस को मिलता है प्रॉफिट. ठीक है ना. तो प्रॉफिट या लॉस जो भी बिज़नेस को मिलेगा, बिज़नेस ने वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान जो है वो तकसीम कर देना. यानी कि जिसने जिस रेशो के साथ जो है इन्वेस्ट किया होगा उसको फिर उस रेशो के साथ जो है वो जो है प्रॉफिट मिलता जाएगा. अगर किसी ने 5% लिया है, शेयर्स इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के अंदर, तो जो टोटल प्रॉफिट का 5% होगा वो शेयर होल्डर को चला जाएगा. अगर किसी ने 10% इन्वेस्ट किया तो वो टोटल प्रॉफिट का जो 10% होगा वो उस शेयर होल्डर को चला जाएगा. ठीक है. अब जो हम प्रॉफिट होते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड. जो हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड. ठीक है. अब उनकी मर्ज़ी होती है कि वो जो प्रॉफिट उनको मिला है वो उसको अपने पास रख लें या कंपनी के अंदर दोबारा जो है वो री इन्वेस्ट कर लें. ठीक है ना. अब जो जगह जहाँ पे ये सारा कुछ होता है उस जगह को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. अब इन्वेस्ट तो अब हमने कर दिया. अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम लोग कंपनी के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हमें, ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का टाइम जो होता है वो 1 ईयर होता है. ठीक है ना. जब 1 साल से ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी बढ़ जाती है यानी कि उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. एक शॉर्ट टर्म के अंदर ये होता है कि 1 साल बाद हमें प्रॉफिट मिल जाता है. लॉन्ग टर्म के अंदर ये होता है कि हम लोगों ने जितने साल के लिए इन्वेस्ट किया होता है फिर हम लोग को उतने साल के बाद प्रॉफिट मिलता है. अगर तो हम लोगों ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 2 साल बाद हमें प्रॉफिट मिल जाएगा. अगर हमने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो फिर हमें 3 साल बाद जो कंपनी ने उस शेयर से या उस कैपिटल से प्रॉफिट निकाला होगा 3 सालों में, वो टोटल प्रॉफिट का जितनी रेशो के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया होगा वो फिर आपको उतनी रेशो के ऊपर आपको मिल जाएगा. अब हम लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया. अब हम लोगों ने निकालना है कि हम लोगों ने आया कि जो कंपनी में इन्वेस्ट हम करने जा रहे हैं क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटफुल है या हमारे लिए लॉसफुल है. क्योंकि अगर हमें कंपनी से प्रॉफिट होगा तो वो भी हमें मिलेगा, और अगर कंपनी में लॉस होगा तो फिर हमें कंपनी का लॉस भी हमें ही पूरा करना पड़ेगा उन शेयर होल्डर्स को. तो कुछ
हमारे पास तरीके हैं जिनसे हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ निकालते हैं कि आया कि हमारे लिए ये जो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं ये हमारे लिए प्रॉफिटफुल है या जो है वो लॉस हमें निकलना है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आ जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज़ है? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास बेसिकली कंपनी की जो करंट एफिशिएंसी होती है ना उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो कंपनी के जितने रिसोर्सेज जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय किए हैं उसके ऊपर जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट को हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि कंपनी के ऊपर जितना रिसोर्सेज कंपनी के लगे हुए हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी यही है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट पे करने से पहले और टैक्स पे करने से पहले जो प्रॉफिट है वो, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड से मुराद वो कैपिटल जो हम लोगों ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज़ द फॉर्मूला बाय विच वी गेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रूसी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कंपनी की करती है करंट एफिशिएंसी शो, और जिससे हमें पता चलता है कि भाई कंपनी जो है इस टाइम जो है इतने पानी में है, पिछले साल उसने इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया था और इतना उसका प्रॉफिट था, और इन सबको कैलकुलेट करने के बजाय बाद फिर हमें पता चलता है कि यार उसका रूसी इतना निकला था। तो यानी कि अगर हम इस साल इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो है हमें इतना रिटर्न मिलेगा। तो ये जो है हम लोग कंपनी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिटर्न ऑन नेट एसिड्स। रिटर्न ऑन नेट एसिड भी ऐसे ही है, जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द टोटल एसिड माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड के कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का ही जो है वो एक दूसरा नाम है। अब हमारे पास यहाँ एक चीज़ हमें है कि अगर हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि कंपनी किस में जा रही है, लॉस में जा रही है। और अगर हमारे पास ये पॉजिटिव निकल आया दैट्स मीन कि हमारी कंपनी प्रॉफिट के अंदर जा रही है। तो आगे हमारे पास शॉर्ट टर्म के अंदर एक और हमारे पास है अर्निंग पर शेयर, कि जो हमारे पास कंपनी के अंदर जो शेयर इन्वेस्ट किया है यानी कि शेयर लगाया गया है उस शेयर के ऊपर आया कि पिछले साल कितनी अर्निंग हुई थी, और इस साल जो है वो अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं शेयर होल्डर बनता हूँ, तो भाई मुझे कितना मिलेगा। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देने से पहले और डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने से पहले, यानी कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने से पहले डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन इशू। जो इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं उनको हम लोगों ने फिर क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब जो हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय था वो हमारे पास शो कर रहा था कंपनी की एफिशिएंसी को, और जो हमारे पास अर्निंग पर शेयर है ईपीएस ये शो कर रहा है कि हमारा जो कंपनी है ये एक शेयर के ऊपर कितना पे करती है। ठीक है ना, यानी कि एक शेयर के ऊपर कितना पे करती है, फिर आप जितने शेयर खरीदोगे आपको उस लिहाज से जो है आप फिर अपना कैलकुलेट कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म मेजर ऑफ रिटर्न के। अब हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए जो है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। अब आया कि अब हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग को क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटफुल है या हमारे पास लॉसफुल है। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो हमारी इस बुक के अंदर डिफाइन है। वो हमारे पास डिस्काउंटिंग का फार्मूला है। डिस्काउंटिंग हमारे पास बेसिकली क्या होती है, डिस्काउंटिंग ये होती है कि फ्यूचर वैल्यू से हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आना है, वो हमारे पास होती है डिस्काउंटिंग। और प्रेजेंट वैल्यू से अगर हम फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारे पास होती है कंपाउंडिंग। अब पहले समझ लें कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। फ्यूचर वैल्यू से मुराद वो वैल्यू जो आपको फ्यूचर में मिल रही है या फ्यूचर में आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है उस वैल्यू कहते हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू।
और जो प्रेजेंट वैल्यू जो अभी की वैल्यू, यानी कि अभी हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ की जो वर्थ है वो आज अगर 100 रुपीज़ है, दैट डजेंट मीन कि वो और 4 साल बाद या 5 साल बाद भी 100 रुपीज़ ही रहनी है। इसकी फेस वैल्यू जो है वो तो हमारे पास 100 ही नज़र आ रही है, लेकिन ये आज हम लोग जो 100 से हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 4 चीज़ें ख़रीद पा रहे हैं ना, तो कल को ये इसी 100 से हम लोग 4 साल बाद या 5 साल बाद हम लोग इस 100 से ये 2 चीज़ें ख़रीद पाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आना, कि आया कि आज मैंने 100 इन्वेस्ट किया है, अगर कल को मुझे ये इस 100 से 2 साल बाद 150 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या ये मेरे लिए प्रॉफिटफुल है या लॉसफुल है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग के अंदर जो है हम लोग डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू जो है हम लोग अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू से जो हमें, यानी कि फ्यूचर में हमें वैल्यू मिलनी है, उस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं, आया कि अब हमारे पास वो वैल्यू इतनी बन रही है, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डिस्काउंट फैक्टर। तो व्हाट इज़ डिस्काउंट फैक्टर? हमारे पास फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करने के लिए, फ्यूचर अर्निंग को हम लोग जो है डिस्काउंटेड करने के लिए हम लोग जो फैक्टर अप्लाई करते हैं, उस फैक्टर को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/1 + r⁻t। ठीक है, आर हमारे पास क्या है? आर हमारे पास है रेट ऑफ द डिस्काउंट, जिस रेट के ऊपर हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, और टी जो है हमारे पास टाइम है। बेसिकली हमारे पास अगर 1 साल की हम लोग, अगर हमारे पास 2 साल की है, हमारे पास टाइम 2 साल है, तो उसका हमारे पास डिस्काउंट रेट और होगा। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट का टाइम 3 इयर्स का है, तो उसके लिए हमारे पास रेट ऑफ डिस्काउंट और होगा। अगर 4 साल का है तो और होगा, और अगर 3 साल है तो, यानी कि ये हमारे पास डिफ़र करता है ईयर्स के लिहाज से, हर साल के लिहाज से। यानी कि अगर हम लोग साल बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारे पास बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास इनकम, फ्यूचर में अगर हमें इनकम ज़्यादा मिल रही है, तो हमारे पास डिस्काउंट रेट जो है कम होगा। यानी कि अगर हमारे पास डिस्काउंट रेट जो है ये रेट थोड़ा है, तो दैट्स मीन कि हमें जो है फ्यूचर में इनकम जो है वो ज़्यादा मिलने वाली है। और अगर हमारे पास फ्यूचर की इनकम थोड़ी है, तो हमारे पास डिस्काउंट रेट जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगा। अब हम लोगों ने, अब ये तो आ गया हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिस्काउंटेड वैल्यू। अब हम लोगों ने डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला ये है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, कि हमारे पास जो कैश फ्लो हमें उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल इस टाइम जो है हम लोगों ने 1000 लगाया, तो हमें 3 साल बाद जो है वो हमारे पास 4000 हमें मिलेगा। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जितनी कैश फ्लो की हमें उम्मीद है 4000 की, वो हम लोगों ने लिखनी है। फिर नीचे हम लोगों ने निकला है 1 + r⁻t। आर मैंने जैसे आपको पहले बताया डिस्काउंट रेट हमारे पास है, और टी हमारे पास है टाइम, जितने टाइम के लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो ईयर 1 के लिए हम लोग का जैसे है कि अगर 1 + r 1.1 है ईयर 1 के लिए, तो उसकी पावर 1, ये ईयर 1 का हमारे पास निकल आई है डिस्काउंटेड वैल्यू, ये ईयर 2 की निकल आई है, और ये ईयर 3 की डिस्काउंटेड वैल्यू निकल आई है। अब ईयर 1 की, ईयर 2 की और ईयर 3 की डिस्काउंटेड वैल्यू जो है, जब हम इनको प्लस कर देते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि अगर एक बंदे ने अगर आपने एक जगह अभी 1000 इन्वेस्ट किया, और उस बंदे ने आपको कहा कि मैं आपको पहले साल में भी 1000 दूंगा, मैं आपको दूसरे साल में भी 1000 दूंगा, और मैं आपको तीसरे साल में भी 1000 दूंगा। ठीक है, पहले साल की आप लोग ने डिस्काउंटेड वैल्यू निकाली, दूसरे साल की निकाली, और तीसरे साल की निकाली, और टोटल वैल्यू जो है 2486 है। यानी कि अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1000, और आप अभी की वैल्यू के लिहाज से देख रहे हो कि भाई मुझे 2486 मिल रहा है, तो यानी कि ये मेरे लिए प्रॉफिटफुल है या मेरे लिए लॉसफुल है। तो बेसिकली दिस इज़ अ प्रॉफिटफुल फॉर यू, क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उस वैल्यू के जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो उस बिज़नेस के अंदर।
ठीक है। अगर हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी दैट्स मीन कि हमारे पास जो है कैश जनरेटिंग जो है वो बिजनेस है। अगर हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव निकल आई दैट्स मीन कि हमारा बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे लिए लॉसफुल है, तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर एक और चीज़ को देखते हैं जो कि हमारे पास है फ्री कैश फ्लो। अब फ्री कैश फ्लो जो है, अब फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उस इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि किसी भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स या इक्विटी होल्डर्स के दरमियान जो है डिवाइड करनी है एज अ डिविडेंड। ठीक है। अब फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी और फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, दे बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म जो है वो हमारे पास होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्सेस एंड माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनको माइनस करने के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास फ्री कैश फ्लो टू फर्म आता है। अब फ्री कैश फ्लो टू फर्म में से जब हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो वो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बच जाता है। तो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म बेसिकली हमारे पास, फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी हमारे पास बेसिकली वो थी जो कैश कंपनी ने अपने इक्विटी होल्डर्स के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो हम लोग पिछले साल की फ्री कैश फ्लो टू द, पिछले साल की मींस के जो पिछली लास्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर हुई है, हम लोग उस फ्री कैश फ्लो टू द फर्म या फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी जो है उसे हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं या हम लोग इस चीज़ की प्रिडिक्शन कर सकते हैं आया कि अब अगले साल जो है वो कंपनी की क्या सिचुएशन रहेगी और हमें जो है कंपनी कितना पे कर देगी। देन हमारे पास इसी कंटेंट का और इसी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न के दरमियान अब हमारे पास क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ रिस्क एंड व्हाट इज़ रिटर्न। अब हम लोग किसी भी कंपनी के अंदर जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब रिस्क जो है वो तो सबके लिए है, ज़्यादा वालों के लिए भी है और कम वालों के लिए है, लेकिन जितना हमारा कंपनी के अंदर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारा रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन उस रिस्क तो बढ़ता है, उस बढ़ते रिस्क के साथ साथ हमें जो कंपनी रिटर्न पे करती है हमें रिटर्न भी ज़्यादा ही पे करती है एज़ कम्पेयर टू। अब इसको हम लोग सबसे पहले इसको मैं यही से समझाती हूँ। हमारे पास एक इन्वेस्टर है जिसने ज़ीरो रिस्क के ऊपर जो है इन्वेस्ट किया है, उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको 6% का रिटर्न मिल रहा है। एक इन्वेस्टर है उसने ए रिस्क के ऊपर जो है इन्वेस्ट किया, उसको रिस्क मिल रहा है 8% का। और एक इन्वेस्टर है उसने बी रिस्क के ऊपर यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्क के ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो उसको जो रिटर्न मिल रहा है उसको रिटर्न भी 10% का मिल रहा है। दैट्स मीन कि हमारे पास रिस्क बढ़ता है तो हमारे पास जो रिटर्न है वो भी बढ़ता है। ठीक है। अब इसके जो है कुछ यहाँ पे हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम लोग उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे है सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो हमारे पास बाय सिस्टम हम लोग की किसी भी कंपनी के अंदर जो है आता ही आता है। सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास किसी ब्रांड ने, किसी कपड़े के ब्रांड ने कोई अपनी आउटलेट खोली है किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे पहले कोई आउटलेट नहीं है। अब वहाँ पे उसको सिस्टमेटिक रिस्क ये मिल रहा है कि वहाँ पे उस एरिया के अंदर जब उसकी आउटलेट चल गई तो वहाँ पे दूसरी आउटलेट्स वाले जो हैं वो भी मे बी आ जाएं। तो दिस इज़ द सिस्टमेटिक रिस्क। जब जिस किसी भी कंपनी को जब कहीं पे नया जो है वो अपना एक आउटलेट खोलनी पड़ती है या नया सिस्टम स्टार्ट करना पड़ता है तो वहाँ पे उसको सिस्टमेटिक रिस्क को मद्देनज़र रखना पड़ता है। ठीक है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क किसी भी कंपनी के लिए है कि किसी भी कंपनी की प्रोडक्शन जो थी वो फ़्लो में चल रही है और फ्लो में प्रोडक्शन चलते चलते उनके जो है वो लेबर या उनका जो लोअर स्टाफ है उसके दरमियान कुछ
इश्यूज़ हुए हैं जिसकी वजह से वो स्ट्राइक पे चले गए। तो दिस इज़ बेसिकली अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसके बारे में कंपनी को नहीं पता था कि ये भी हमारे पास आ सकता है। और एक दिन की प्रोडक्शन से ही कंपनी को जो है लाइक किसी भी अच्छी कंपनी को एक दिन की प्रोडक्शन से हज़ारों लाखों रुपए का जो है नुकसान हो जाता है। तो दिस इज़ अनसिस्टमेटिक रिस्क कि इसका हमें नहीं पता होता और ये हमारे पास यानी कि बाय हम लोग इसको जो है वो इसकी कोई प्रोविज़न नहीं होती। हालांकि सिस्टमेटिक रिस्क की हम लोगों ने हमेशा प्रोविज़न जो होती है वो रखी होती है। अब ये तो हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ द रिस्क। इसके अलावा अब हमारे पास जो रिस्क है वो डिफरेंट जो है फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं रिस्क के किसी भी कंपनी के लिए रिस्क और रिस्क किन रिटर्न फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो हमारे पास ये है कि रिस्क हमारे पास इस सेंस में भी होता है कि हमारे पास कंपनी का जो प्रॉफिट है हमें रिटर्न मिलना होता है उसके लिहाज से। और हमारे पास कंपनी का एनुअली जो होता है प्रॉफिट चेंज हो रहा होता है। यानी कि अगर एक कंपनी ने एक साल में कुछ प्रॉफिट जनरेट किया तो मे बी अगले साल थोड़ा कम हो जाए, उससे अगले साल में भी ज़्यादा हो जाए। तो बेसिकली हमारे पास रिटर्न जो है वो प्रॉफिट के ऊपर मैटर करता है। और अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो हमारा रिस्क भी है वो बढ़ेगा और कम ज़्यादा होगा। हमारा रिस्क भी लाजमी ज़्यादा बढ़ेगा हमें इन्वेस्टमेंट से पहले। फिर हमारे पास रिस्क बढ़ता है मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर भी। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट सेंटीमेंट ये है कि हमारे पास आप कोका कोला की आपकी है कंपनी और आपने कोका कोला के साथ उसके कॉम्पिटिटिव पेप्सी आप पेप्सी जो है वो एकदम ज़्यादा पीक पे चली गई है और कोका कोला जो है उसकी यानी कि वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। तो दिस इज़ मार्केट सेंटीमेंट के इस मार्केट सेंटीमेंट की वजह से उस कंपनी का जो है प्रॉफिट मैटर करेगा। उस कंपनी का जब प्रॉफिट मैटर करेगा तो रिटर्न मैटर करेगा, रिटर्न मैटर करेगा तो हमारा रिस्क फ्लक्चुएट होगा। फिर ये होगा कि बैंकरप्ट हमारी कंपनी जो है वो एकदम बैंकरप्ट हो गई है। तो दिस इज़ के यहाँ पे भी हमारा जो है रिस्क बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अब शेयर होल्डर्स रिस्क रिटर्न का भी ये हम लोगों ने कर लिया। अब इस रिस्क रिटर्न कर्व के ऊपर भी दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज़ के टाइम वैल्यू ऑफ द मनी कि हम लोग रिस्क हमारे पास इसलिए भी बढ़ता है कि हमारे पास मनी की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन में भी कम हो या ज़्यादा हो। हमें नहीं पता कि आने वाले दौर में कितनी वैल्यू कम होनी है और कितनी वैल्यू ज़्यादा होनी है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमारे पास बड़ा मैटर करती है इन्वेस्टमेंट के दौरान। अगर हमारे पास मनी की वैल्यू जो है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर हम लोगों ने अभी 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और हमें 2000 रुपीज़ जो है वो एट दी एंड मिल रहा है या तो दिस इज़ बेसिकली कि अगर हमारे पास साल के एंड पे 2000 रुपीज़ की वैल्यू जो है इस 1000 रुपीज़ से बहुत थोड़ी चली गई है, 500 रुपये तक आ गई है। तो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमारे पास चेंज हो गई है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज होने से हमारे पास जो है रिस्क रिटर्न कर्व जो है वो भी चेंज हो जाएगी। बेसिकली हमारा रिस्क जो है फिर इस सेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हमारे पास जो है साल के एंड पे इस साल के शुरू में इतनी महंगाई नहीं थी लेकिन साल के एंड पे हमारे पास महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस सेंस में भी हमारा रिस्क बढ़ जाएगा और हमें रिटर्न जो है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अब रिक्वायर्ड रेट हमारे पास क्या होता है। बेसिकली हम लोग जब किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने से पहले हम लोग को होता है कि भाई कम से कम इतना जो है वो तो रिटर्न मिले ना। यानी कि अगर हम लोगों ने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो हमें ये होगा कम से कम हमें यार एंड पे 3K तो मिले ना, 3000 तो मिले ना। तो जो 3000 कम अज़ कम हमारी वैल्यू है उसको हम कह रहे हैं रिक्वायर्ड रेट। तो रिक्वायर्ड रेट इज़ द मिनिमम वैल्यू दैट वी वांट टू गेट फ्रॉम अ फर्म व्हेन वी इन्वेस्ट इन इट। तो अब इस 3K से जितना भी ऊपर चला जाए वो हमारे लिए प्रॉफिटफुल है, वो हमारे लिए जो है इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर अस। बट 3K इज़ द मिनिमम रेट जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड रेट कि भाई इतना तो कम से कम मिले ना। तो कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं कि उस रिक्वायर्ड रेट के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं। बेसिकली पहला जो हमारे पास ये है कि जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। अब हमारे मुल्क की जो है इकोनॉमिकल इश्यूज जो हैं वो थोड़े मैटर हो गए हैं
मुल्क में यानी कि हमारा प्रोडक्शन कुछ इश्यूज इस तरह के हो रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन चल ही नहीं रही। अब प्रोडक्शन हो ही नहीं रही तो फिर आपको भाई कंपनी के पास तो सेल एंड परचेज हो ही नहीं रही, कंपनी की सेल नहीं हो रही तो वो आपको कैसे पे करेगी, वो प्रॉफिट कहाँ से लेगी। तो आपको तो रिक्वायर्ड रेट उस सेंस में मिल ही नहीं सकता कोई, जितना आप एक कंपनी से लेना चाह रहे हो। उसके बाद ये कि कमर्शियल रिस्क जो है, उसके बाद यह है कि कमर्शियल रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, या हमारा जो है रिड्यूस प्रोडक्शन हमारी मैटर करती है किसके ऊपर, स्ट्रेटजीज ऑफ द फार्म। अब हमारे पास लास्ट ईयर की जो स्ट्रेटजी थी किसी भी फार्म की वो बहुत अच्छी थी, और फर्म ने अपनी इस साल की स्ट्रेटजी जो है वो चेंज कर लिया। उस स्ट्रेटजी से हमें प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं हुई या हमारे लिए वो प्रॉफिटफुल नहीं है, तो उस सेंस में भी हमारे पास जो है रिटर्न हमें उस लिहाज से नहीं मिलेगा जिस तरह हम लोगों ने पिछले साल के रिटर्न से थोड़ा बहुत एस्टिमेट किया था कि भाई हमें इतना मिल जाएगा इस साल। फिर उसके बाद ये कि दूसरी कंपनीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी बड़ा मैटर करती है। अगर दूसरी फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, तो इस कंपनी की शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। जब इस कंपनी की शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर जो है वो रिटर्न भी उस लिहाज से नहीं दे पाएंगे। रेट ऑफ इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस लिहाज से भी हमें रिटर्न जो है वो थोड़ा ही मिलेगा। देन हमारे पास आता है लास्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑन द शेयर प्राइस। अब हमारे पास जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर उसके ऊपर जो है क्या क्या चीज़ें या क्या क्या फैक्टर्स जो है फाइनेंस के वो इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो शेयर की प्राइस है ना, किसी भी मुल्क में शेयर की जो प्राइस है किसी भी कंपनी की, वो हमारे पास डेली बेसिस पे चेंज होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास जैसे किसी की शेयर की प्राइस बढ़ती है हमारे पास, यानी कि डिफरेंट जो ज़्यादा लोग हैं किसी स्पेसिफिक कंपनी की तरफ जो है वो मूव करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी की शेयर ख़रीदने की तरफ जाते हैं, तो उस शेयर की प्राइस क्या होती है, शेयर की प्राइस हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। अब जनरल इन्फ्लुएंस ऑन द शेयर प्राइस के ऊपर जनरल इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से होते हैं। एक इन्फ्लुएंस होता है इंटरनल फैक्टर हमारे पास ये है कि हम लोग अपनी मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, हमारे जो है वो पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, हमारा कंपनी का एक विल जो है वो बहुत अच्छी है, इसकी वजह से हमारी शेयर प्राइस है वो बढ़ती है। दूसरा हमारा है एक्सटर्नल फैक्टर ये कि हमारे पास जो दूसरी इंडस्ट्री है वो एसएच काम नहीं कर, इंडस्ट्री जो है बाकी की वो एसएच काम नहीं कर पा रही है, हमारे पास दूसरी जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स थी वो उस लिहाज से जो है वो पे नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से तो हमारी कंपनी का शेयर प्राइस है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के शेयर्स को खरीदें, तो वो इस कंपनी के जब शेयर्स की तरफ आएंगे तो हमारे पास इस कंपनी का शेयर जो है वो बढ़ेगा। So this is basically our chapter number 2 or content number 2 of CMA economics. So इस कंटेंट के इस चैप्टर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कुछ MCQs हैं, ये 1 to 8 क्वेश्चंस हैं फॉर सोल्यूशन, आप इनको सॉल्व करें। इसके अलावा जो है मैंने आपको कापलान की बुक रेफ़र की थी, कापलान की बुक में से भी आप MCQs कर सकते हैं, या सीमा की जो किट है आप वहाँ से भी MCQs की प्रिपरेशन कर सकते हैं।